यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने फ्रिक्शंस के उन पार्टों को पूरा करने जा रहा हूं जिसका कॉन्सेप्ट होना निहायत ही जरूरी है और न्यूमेरिकल बनाते समय इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। चलिए वन बाय वन मैं करता हूं। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा इसकी यूज है एंड दिस इज सिंबॉलिकली म्यू। आते हैं इसकी बात पर। नाउ कंसीडर ए ब्लॉक केप्ट ऑन ए rough surface. You can see it has been kept on a rough surface. Okay. Now a force is applied. This I call rough surface. Rough surface. Now when a force is applied, what will happen? A friction develops, and when F is sufficiently enough, then it is about the point of limiting friction, जिसकी मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। F limiting, that is F static maximum. F limiting का मतलब हो गया वह उस कंडीशंस पर पहुंच गया है जहां पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। मतलब ये हो गया कि अगर मैं F अप्लाइड को और ज़्यादा कर दूं तो निश्चित रूपेण ये काइनेटिक मोशंस में आ जाएगा, ये मोशंस में आ जाएगा। चलो अब मेरे पास क्या है, इसकी मास को अगर m मान लें तो एक सर्टेनली नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता है फ्रॉम सपोर्ट। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। यहां तक तो मैं समझ सकता हूं। नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम सपोर्ट एट कॉन्टैक्ट सरफेस, एट कॉन्टैक्ट सरफेस। अब आइए, नाउ ये कहता है दिस एफ लिमिटिंग जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है directly proportional to normal reaction. It is on the basis of observation. Normal reaction symbol n मैंने दे रखा है। अगर इसको इक्वालिटी में तोड़ा जाए तो F limiting is equal to a constant word आ जाएगा mu into n, where mu is called coefficient of friction. Coefficient of friction और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी इसको मैं कह सकता हूं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन केस ऑफ ए फ्रिक्शन। ये आपके पास बेसिकली ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ कैन वी डिफाइन दिस म्यू? दिस कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। सिंपल। हाउ कैन इट बी डिफाइंड? This is equal to limiting friction divided by normal reaction. ये वैल्यू क्या कांस्टेंट होते हैं या किसी फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, इसकी चर्चा मैं कर लेता हूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, आप ये देखिएगा कि दिस म्यू डिपेंड्स ऑन नंबर वन नेचर ऑफ द मटेरियल। सबसे पहले नेचर ऑफ मटेरियल इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम स्टील ले लें और मेटल का केस कर लें तो दिस म्यू इज इक्वल टू पॉइंट रफली 2 to 0.1 आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और भी स्मूथ कर दें, मेटल ही है लेकिन इसको लुब्रिकेंट्स लगा दें, लुब्रिकेंट्स, तो इस म्यू की वैल्यूज हो जाएंगी लेस देन 0.1। तो आपने देखा कि नेचर ऑफ द मटेरियल पर है। उसी तरह से अगर कोई रफ सरफेस है तो 0.3 तक भी हो सकता है, 0.4 तक भी हो सकता है। तो पहला हो गया नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा हो गया नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। इसे हम लोग रेदर दूसरा ये ए ले लेते हैं इसकी एग्जांपल, इसकी बी ले लेते हैं। नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, इन पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई वेट सरफेस है, म्यू इज स्मॉल,
वेट का मतलब हो गया अगर किसी रोड पर है और पानी रोड पर छिड़क दिया जाए या जमीन के ऊपर पानी में, उसे वेट सरफेस कहते हैं। तो वेट सरफेस के लिए म्यू इज नॉर्मली स्मॉल कंपेयर टू ड्राई सरफेस, कंपेयर टू ड्राई सरफेस। ड्राई सरफेस में म्यू की वैल्यू थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा होता है। दूसरा हो सकता है अगर आप कोई सरफेस को पॉलिश्ड कर दें या अनपॉलिश्ड कर दें, पॉलिश्ड और अनपॉलिश्ड, इससे भी आप देख सकते हैं कि पॉलिश्ड में थोड़ा सा लो वैल्यू होगा, लो म्यू होगा, और ये हाई म्यू होगा अनपॉलिश्ड। इस तरह से उसके नेचर ऑफ द सरफेस पर भी डिपेंड करता है इन कॉन्टैक्ट। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक अब हमारे पास आ गया, और तब सिंबॉलिकली म्यू के होता है। इफ देयर इज ए रिलेटिव मोशन, देयर इज रिलेटिव मोशन एट कॉन्टैक्ट सरफेस, एट कॉन्टैक्ट सरफेस। कभी ऐसा आपको सर्क्यूमस्टांसेस मिले कि मोशंस में है और कॉन्टैक्ट सरफेस पर भी है, देन वी अप्लाई म्यू काइनेटिक rather than mu static or simple mu. So what is a mu kinetic? This is F kinetic frictional force divided by M normal reaction. So this is the formula. How can we define the mu kinetic? Kinetic frictional force. This is kinetic frictional force divided by normal reaction. Since Fk is smaller than F limiting, therefore mu k is smaller than mu static. ये भी रीजन जानेंगे कि म्यू काइनेटिक की वैल्यू म्यू स्टैटिक से थोड़ा सा कम होता है. नेक्स्ट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज सिंबॉलिकली थीटा. व्हाट इज दिस? यू जस्ट सी इट हियर. कंसीडर ए ब्लॉक kept on a rough surface. You can see here it is the gravity force mg, and so this is the normal reaction. This is the normal reaction at the contact surface from the support, and let us suppose this magnitude is m. मैंने यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया. यू कैन सी F एक्सटर्नली अप्लाइड. अब क्या हो जाएगा? देयर मस्ट बी ए लिमिटिंग फ्रिक्शनल स्टेट. माना कि मैंने वहाँ पर F लिमिटिंग आ गया. F लिमिटिंग का मतलब क्या हो गया? उस F अप्लाइड को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि इट इज अबाउट टू मूव. तो इस केस में हो जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शंस में व्हेन बॉडी इज अबाउट टू मूव, अबाउट टू मूव मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शनल के स्टेज पर पहुंच गया. अब क्या होगा? आप सिंपल सी बात देखिए तो ग्रेविटी को मैं यहां पर शो करता हूं, इसके सेंटर से पास करता हूं. अब क्या होगा? दो फोर्स लग रहे हैं. एक नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन यहां पर है जो निश्चित रूप में ये कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज द एन डायरेक्शंस, और दूसरा लिमिटिंग फोर्स का है. इन दोनों का एक रिएक्शन जो हमारा चला जाएगा इस साइड हो जाएगा. दिस इज द रिएक्शन. किसका रिएक्शन है? दिस इज द रिएक्शंस ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस, एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का ये एक रिएक्शन है. लेट अस कॉल दिस इज ए आर. नाउ दिस रिएक्शन मेक्स एन एंगल थीटा with the normal direction, and this is called angle of contact. So what is the angle of contact? अगर मैथमेटिकली चेक करें, the angle of contact for contact surface, for contact surface is the angle between the resultant of F limiting and
normal reaction. With normal reaction direction. With normal reaction direction. मतलब सिंपल सी बात हो गई कि आप रिजल्टेंट को नॉर्मल से, रिजल्टेंट का ये डायरेक्शंस हो गया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ एफ लिमिटिंग एंड रिजल्टेंट का कौन सा हो गया आर, किसका है एफ लिमिटिंग है एंड द नॉर्मल रिएक्शन कौन सा एन का, तो इन दोनों का रिजल्टेंट है और ये नॉर्मल का डायरेक्शन से यूनिट वेक्टर डायरेक्शन उसके बीच का एंगल हो गया. यस, नेक्स्ट इस पर क्वेश्चन पूछता है फैक्टर्स अफेक्टिंग थीटा, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है. फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये भी पूछता है थीटा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. ये किस बात की हो सकते हैं, दो बात पर, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल इन कांटेक्ट, जो दो मटेरियल है उनकी कांटेक्ट का. दूसरा नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट. वेरी गुड. नाउ अब ये क्वेश्चन उठता है कि कैन बी एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. यस, दिस इज द रिलेशन. किसके किसके बीच में डेवलप कर रहे हैं, बिटवीन म्यू दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड थीटा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. यस, इस ट्रायंगल को आप यहां पर जरा सा कंप्लीट कर लीजिए, इस ट्रायंगल. नाउ दिस इज ट्रायंगल एंड व्हाट इज tan थीटा. अगर आप इस पर tan थीटा लेते हैं तो आपको एक निश्चित रूप से ट्रायंगल प्रॉपर्टीज से एक आ जाएगा. tan थीटा इक्वल टू लेंगे तो दिस, ये वाला किसके बराबर है, एफ लिमिटिंग डिवाइडेड बाय बेस एन के बराबर. तो एफ लिमिटिंग डिवाइडेड बाय एन, ये हम लोग ले सकते हैं. ना आगे लिखिए तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा एफ लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एन डिवाइडेड बाय एन. ये दोनों एन कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज tan थीटा इक्वल टू म्यू. सो हाउ कैन वी डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू. तो हम लोग कह सकते हैं आंसर्स में टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, tangent of angle of friction that is tan of theta is equal to coefficient of friction. बहुत आसानी से आपने इस पर ग्रिप बना लिया. नाउ अब हमारे पास टॉपिक आता है व्हाट इज ए एंगल ऑफ रिपोज. इस बात को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फा. कंसीडर एन इंक्लाइंड सरफेस and of course it is a rough inclined surface. This is the rough inclined surface and of course it is a fixed also, and let us suppose this inclination is a alpha. Alpha is the angle of inclination. Consider a block here, this block of mass m, mass m. Alpha is angle, किसकी एंगल है, इंक्लाइन का. किससे है, हॉरिजॉन्टल से. नाउ अब अगर हम इस इंक्लाइन को धीरे धीरे स्मूथली या ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाएंगे तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं ना एम का, वो नीचे स्लाइड्स करेगा. तो वह मिनिमम कौन सा एंगल होना चाहिए इस इंक्लाइन का ताकि ये ब्लॉक स्लाइड करे. प्रश्न ये उठता है ये ब्लॉक स्लाइड करेगा तो क्यों करेगा, ये देखिए रीजन. इसकी ग्रेविटी के कंपोनेंट को दो भागों में एनालाइज किया जाता है. एक mg sin थीटा पुलिंग इट डाउनवर्ड और दूसरा नॉर्मल टू द इंक्लाइंड है, दैट इज mg cos थीटा. एंड व्हाट अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन, यू कैन सी इट हियर, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन. सो व्हाट इज द कंपोनेंट विच इज पुलिंग इट डाउन, mg sin थीटा. तो जैसे जैसे, सॉरी यहाँ पर आप सबको अल्फा ले लीजिए क्योंकि मैंने इस एंगल को अल्फा सेट कर रखा है, अल्फा हो गया. अब जैसे जैसे अल्फा का वैल्यू बढ़ता जाएगा साइन अल्फा बढ़ता चला जाएगा. एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को पहुंच जाएगा एफ लिमिटिंग के बराबर. एंड व्हाट इज दिस एफ लिमिटिंग, वी ऑलवेज नो म्यू इनटू एन, दिस इज एन, व्हाट इज एन, mg cos थीटा. कैसे mg cos थीटा, n मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा. सॉरी यहाँ पर अल्फा आप पुट करेंगे
क्योंकि मैंने इंक्लाइन प्लेन को, ये तो मैंने सिंपल इसकी एनालिसिस देख लिया। अब कहता है एंगल ऑफ रिपोज क्या कहता है, इट इज द मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम पर है, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किससे, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, तो विथ हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से है, आप देख सकते हैं, दैट इज अल्फा, सो दैट ऐसा स्टेज पहुंच गया है, द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लिप, द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लिप, ये स्लिप करने के कगार में आ जाता है। दिस अल्फा इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कोरिलेशंस दे रहा है कि अल्फा का क्या महत्व हो सकता है कि वह नीचे स्लिप कर देगा। अगर ये नीचे स्लिप करेगा तो फ्रॉम द न्यूटन सेकंड फर्स्ट लॉ के मुताबिक ये रेस्ट पर, इक्विलिब्रियम पर है, तो दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू, नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया एफ लिमिटिंग मस्ट बी इक्वल टू mg साइन अल्फा, ये स्टेज हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पर, है ना। अब हमारे पास एफ लिमिटिंग की वैल्यूज वहां से पुट कर सकते हैं, म्यू दैट इज mg cos अल्फा, दिस मस्ट बी इक्वल टू mg साइन अल्फा, है ना। यहाँ पर कुछ चीज कैंसिल होता हुआ mg कैंसिल हो गया और म्यू इक्वल टू क्या हो गया, tan ऑफ अल्फा। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा, या दूसरे शब्दों में हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज इज ऑलवेज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स रिपोज इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नाउ यहां से थोड़ा सा आप आ जाइए, तो वी ऑल्सो राइट म्यू इक्वल टू tan थीटा, इक्वेशन 2 एंड पुट इट इक्वेशन 1। इन दोनों को अगर कोरिलेट किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा, वेरी फाइन, tan कैंसिल होता हुआ, सो अल्फा इक्वल टू थीटा। सो एंगल ऑफ, हमने क्या इसमें देखा कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड, ये भी पूछ सकता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप किसके किसके बीच हो गया, ये रिलेशनशिप हो गया यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये म्यू वाला हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, एंड tan अल्फा, यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज, ये भी रिलेशनशिप हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल्स ऑफ रिपोज, ये भी आपसे जानना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ रिपोज, यहां पर दो बातों पर निर्भर करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, किस चीज का बना हुआ है, एंड नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस, इसके ऊपर भी। अगर ये स्मूथ होगा तो अल्फा की वैल्यू कम होगा, इफ स्मूथ, अगर मान लीजिए कंपैरेटिवली स्मूथ होगा, अल्फा इज स्मॉल, कम ही एंगल पर स्लिप करने की टेंडेंसी डेवलप कर लेगा। अब देखिए एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर एक ब्लॉक है, और आप देख सकते हैं दिस एंगल इज 37 डिग्री एंड द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, मास m है, लेट अस सपोज 10 kg, and block is about to move. Here at 37 degree inclination, block is about to move. क्या आप ये बता सकते हैं व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, दैट इज 37 डिग्री। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यस दैट वी कैन फाइंड। फाइंड, आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड म्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फॉर लिमिटिंग केस, फॉर
लिमिटिंग केस, आपको लिमिटिंग केस की बात करना है। सिंपल क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मेरे पास है म्यू इक्वल टू tan थीटा, दैट वी नो, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू tan अल्फा बिकॉज थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू अल्फा, हमने प्रूव किया tan। नाउ व्हाट इज द अल्फा, एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ है, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। आप 37 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, एंड tan 37 इक्वल टू 3/4, दिस इज इक्वल टू tan 37, ऐसे करके आप देख सकते हैं। ये वैल्यूज आपको याद रखना चाहिए 37 के लिए, ये 3, 4, 5, दिस इज इक्वल टू 3/4, म्यू इक्वल टू 3/4 एंड दिस इज योर आंसर। नाउ इसी क्वेश्चन में देता है सेकंड पार्ट, नाउ एंगल इज डिक्रीज्ड, and found even at 30 degree motion is present, what is mu k। अब काइनेटिक फ्रिक्शन पूछ रहा है, ये आपसे कौन सा चीज पूछा था, ऑफ कोर्स म्यू स्टैटिक है, म्यू स्टैटिक इज इक्वल टू म्यू भी हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन अब की बार कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पूछ रहा था। आपके पास क्या हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला म्यू के इक्वल टू tan ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा डैश, न्यू वैल्यूज पर जिस पर काइनेटिक ले रहे हैं, तो tan आ जाएगा 33 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1/√3, सो म्यू के आपके पास मिल गया। जब आप इसे मोशन में डाल देते हैं और तब उस समय की जो काइनेटिक फ्रिक्शंस आएगी, उस समय की जो फ्रिक्शंस आएगी वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो जैसा कि आपने देखा कि 37 पर ये मूव कर गया, लेट इट सपोज इट हैज मूव, जस्ट पुश कर देंगे ये मूव कर गया। अब मूव कर जाने के बाद क्या है कि एंगल को थोड़ा कम भी कर लेंगे ना, तो उसकी मूवमेंट की कंटिन्यूटी बना रहता है, क्योंकि म्यू के इज लेस देन म्यू एस। तो उस समय जो म्यू के की वैल्यूज होते हैं, तो म्यू के इक्वल टू tan ऑफ थीटा एंड थीटा मस्ट बी इक्वल टू अल्फा डैश, दिस थीटा इज इक्वल टू अल्फा डैश फॉर न्यू सिचुएशंस। कुछ क्वेश्चन पर मेरा गौर कीजिए, मैं आपको एक ब्लॉक देता हूँ, कंसीडर देयर आर 2 डिफरेंट ब्लॉक्स, put on a horizontal surface or put it is a rough. This is 20 kg, this is 20 kg, and it is the rough surface. Here mu static is 0.4 and mu kinetic is 0.3. ध्यान दीजिएगा, this is mass 20 kg, this is 20 kg and this is 20 kg. इसमें पूछता है फाइंड एफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ही लिख लीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स फॉर ए बी, फॉर ए एंड बी ब्लॉक, इसके लिए आप फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यूज निकालिएगा। इफ है सेकंड में क्या पूछेगा, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, अगर कोई ब्लॉक्स हैं तो उसकी एक्सीलरेशंस कितने होंगे। तीसरा में आपसे क्या पूछेगा, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग्स, इसमें स्ट्रिंग्स पूछे। आप इस पर आइए, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बना के देख लेते हैं। अब आप यहां पर आइए, इजी वे में ये कितना न्यूटन काम कर रहा होगा, 200 न्यूटन पुलिंग इट डाउन। इस टेंशन को T1 लीजिए, पेयर में लेंगे, यहाँ भी पेयर में लेंगे, यहाँ भी पेयर में लेंगे। ये एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन थ्रू आउट से। ये दूसरा स्ट्रिंग है, टेंशन की डाल T2 और ये भी T2। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स F1 लिमिटिंग हो जाएगा, दिस इज द F2 लिमिटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आप सबसे पहले ये देखिए कि इसमें स्टैटिक में फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग पाता है मैक्सिमम। मैं कैलकुलेट करता हूँ, F स्टैटिक 1 लिमिटिंग, इस जगह पर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू स्टैटिक में लीजिए 0.4, एन की वैल्यूज आप अगर लेते हैं तो दिस इज 200 न्यूटन, सपोर्ट रिएक्शन एन इक्वल टू 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन पुट कीजिए। इसका मतलब ये हो जाएगा 80 न्यूटन।
80 न्यूटन। और अगर मैं यहाँ पर भी लेता हूँ F2 लिमिटिंग भी, F2 लिमिटिंग भी, तो म्यू सेम लेंगे, मास भी उतना ही है, दिस इज 80 न्यूटन। अगर इन दोनों फ्रिक्शन को ऐड कर दें F टोटल एंड दैट टू लिमिटिंग केस के लिए, तो 160 न्यूटन आता है। और इधर आपको कितना खींच रहा है, 200 न्यूटन। और जब आप लेते हैं एक साथ सिस्टम को, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। इसका मतलब ये हो गया कि पुलिंग फोर्स इज ए लार्जर देन फ्रिक्शनल लिमिटिंग फोर्स विच विल ट्राई टू विथस्टैंड इट। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब क्या करेगा, इट सर्टेनली फॉल्स डाउन, मोशन में आ जाएगा। तो इट इज एट मोशन। अब ये जैसे मोशन में आ गया, तो अब आप ये ध्यान दीजिए मोशन में क्यों आ गया कि 200 न्यूटन गिराने वाला है, 100 न्यूटन से ज़्यादा है, दैट इज द कंडीशन। अब अगर ये जाने वाला आ गया, तो आपको एक बार फिर एफ लिमिटिंग निकालिए काइनेटिक के लिए। एफ लिमिटिंग इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के इस बार आप देख सकते हैं 0.3 है और एन की वैल्यू 200 है, दैट इज 60 न्यूटन। और यहाँ पर F2 लिमिटिंग भी लेंगे तो म्यू के इंटू एन एंड ऑफ कोर्स इट इज 60 न्यूटन, दोनों बराबर है। इसलिए नेट पुलिंग फोर्स बच्चे लोग कितना हो जाएगा, 200 नेट पुलिंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स, दोनों को ऐड कर देने पर मेरे पास आ जाता है 60 + 60 120, दिस इज 120। मास दोनों को, तीनों को एक साथ कर दीजिए, दैट इज 60। और एक्सीलरेशन जो आप नहीं जानते हैं उसके लिए यहाँ पर आ जाएगा 2 समझ दीजिए 80 इक्वल टू 60A। देयरफॉर व्हाट इज एक्सीलरेशन, 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। अब आपको टारगेट कीजिए कि टेंशन क्या निकालेंगे। इसको फ्री कीजिए और ये नीचे जा रहा है, देखिए नेट फोर्स 200 माइनस T1, मास इसका है 20 और एक्सीलरेशन मैंने निकाल चुका है 4/3 फ्रॉम दैट साइड। सो व्हाट इज T1, 200 माइनस 80/3। इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिए तो 520/3 न्यूटन, दिस इज T1। अगर आपको T2 निकालना है, यहां पर आप चाहिए इस पॉइंट को, T2 को आप निकाल सकते हैं। इस T2 के लिए कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये फोर्स आगे की ओर खींच रहा है, दिस इज T2। पीछे रिवर्स में कितना खींच रहा है, एफ लिमिटिंग हमने निकाला है 60 न्यूटन। दिस मस्ट बी इक्वल टू मास 20 और एक्सीलरेशन 4/3। सो व्हाट इज T2, 60 + 80 डिवाइडेड बाई 3, 260/3 to 60/3 न्यूटन, एंड दैट इज योर आंसर। इस तरह से आपने देखा कि हमने बहुत आसानी से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। ये एक वर्टिकल वॉल है एंड दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट द कॉन्टैक्ट सरफेस 0.2 एंड लेट अस कंसीडर दिस ब्लॉक, मास है 20 kg। पूछता व्हाट इज दिस मिनिमम फोर्स सो दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल वॉल। ये क्या है, वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल। आपसे क्या पूछता है, व्हाट इज द एफ मिनिमम, किस कंडीशन के लिए, सो दैट ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल, वॉल के रिस्पेक्ट। अब आपके पास क्या होगा बच्चे को, ये टेंडेंसी इसके नीचे की कितना लग रहा होगा, ग्रेविटी 20 × 10 दैट इज 200 न्यूटन, है ना। अब अगर ये नीचे जाएगा तो सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को या टेंडिंग मोशन को, तो ये इस साइड लगेगा एफ फ्रिक्शन, और मैक्सिमम कितना लग सकता है, एफ लिमिटिंग, इससे ज़्यादा नहीं बचा पाएगा। तो इसका मतलब हो गया व्हाट इज द एफ लिमिटिंग, दिस इज म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, इधर से एफ लग रहा है और कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन होते हैं। सो व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन, एन इज इक्वल टू एफ मिनिमम। इसलिए अब आपके पास एफ लिमिटिंग निकालना है तो कितना हो गया बच्चे, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू इनटू एफ दैट इज मिनिमम, दिस इज द एफ लिमिटिंग। एंड दिस एफ लिमिटिंग और ये जो आपका डाउनवर्ड फोर्स है दोनों बराबर हो जाएगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 200। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स को 0 होना पड़ेगा, अप फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउन फोर्स। नाउ म्यू इज गिवन, यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.2 है ना। एफ लिमिटिंग दैट इज द रिक्वायर्ड मिनिमम कितना होना चाहिए, एंड दिस इज 200। इसलिए व्हाट इज द एफ मिनिमम रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स, 200 डिवाइडेड बाई 0.2।
इसमें आ जाएगा 200 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, 100 1000 न्यूटन. So 1000 Newton horizontal force required so that it does not slip down. ये नीचे की ओर नहीं गिरता है. आसान से आ जाएगा. चलिए एक और क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए. यहाँ पे छोटा सा देते हैं. लेट अस सपोज इट इज इंक्लाइन प्लेन. पुली अरेंजमेंट है और ये देखिए एक मास लटक रहा है इससे. पुली अरेंजमेंट मास. ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 कीजिए. क्लियर कट आ गया. पूछता है कि ये मास कितना दे. व्हाट इज दिस मास सो दैट सिस्टम इज एट रेस्ट एंड दिस इज द मिनिमम मास. मिनिमम मास कितना दे कि सिस्टम रेस्ट पर हो जाए. मिनिमम देने का मतलब क्या हो गया? इसकी टेंडेंसी बच्चे किधर जाने का रहेगा? अगर ये मिनिमम है तो इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने का रहेगा. ये लोड उसको नीचे खींचेगा. इसकी मास को मान लीजिए m दे दिए. सपोज कीजिए ये 20 kg है. 20 kg. अब इसकी एंगल भी उठा लीजिए. लेट अस सपोज इट इज 53 डिग्री. ठीक आ गया. कौन कौन सा फोर्स लगेगा पहले ये आ जाइए. ये फोर्स पर डाउनवर्ड कौन सा लगेगा? mg साइन थीटा. mg साइन थीटा. m की इसकी पूरी वैल्यू निकाल लीजिए. 20 200 साइन 53 डिग्री 4/5. ये 160 न्यूटन नीचे खींच रहा होगा. ये तो क्लियर कट आ गया. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. कोई डाउट नहीं है. अगर ये टेंडेंसी इसकी नीचे गिरने का है तो इसकी फ्रिक्शन इसको सपोर्ट में आ जाएगा. एफ लिमिटिंग. एंड व्हाट इज दिस एफ लिमिटिंग? आप याद रखिएगा ये कम दीजिएगा, ये नीचे स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा. नाउ व्हाट इज एफ लिमिटिंग? दिस इज म्यू इंटू एन. म्यू की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 0.1. एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. ये कंपोनेंट होता है. दिस इज एम जी कॉस थीटा और इसके कारण नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. एम आपके पास 20 G10 एंड कॉस थीटा कॉस 53 दैट इज ए 3/5. इससे आपके पास कटता हुआ आ जाएगा. अब आपके पास कितना हो गया? 12 न्यूटन. तो 12 न्यूटन फोर्स किस साइड लग रहा है? इस साइड लग रहा है. अब आ जाइए. ये अगर इक्विलिब्रियम पर होगा, अब यहां पर देखिए बच्चे लोग, ये इक्विलिब्रियम पर होगा. नीचे फोर्स कितना खींच रहा है? 160 न्यूटन. गॉट. बहुत आसानी से समझ गए. उधर क्या खींच रहा होगा? भाई इक्विलिब्रियम में है ना, तो ये टेंशन T होगा और ये T कितना के बराबर हो जाएगा? दिस मस्ट बी इक्वल टू mg. तो ये टेंशन भी कितना हो जाएगा? mg. इसको इधर खींच रहा है तो ये रस्सी इसको एक फोर्स से खींच रहा है. m इंटू G10 हो गया और आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर की ओर लग रहा है. वो भी कितना लग रहा है? 12 न्यूटन हो गया. अब आइए बारी इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0. इसका मतलब 10m प्लस 12 इक्वल टू 160. इसलिए 10m इक्वल टू 148. इसलिए m इक्वल टू 14.8 kg. इस मास को दे देंगे तो ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा. लेकिन अगर इससे कम देंगे तो ये नीचे की ओर स्लिप कर जाएगा, है ना. अगर इससे ज़्यादा दे के भी हम मैक्सिमम कितना मास लेंगे? अगर ये मैक्सिमम पार इक्विलिब्रियम चेक कीजिएगा बच्चे लोग, तो ये टेंडेंसी क्या होगा? नीचे जाने का होगा. इसलिए ये ऊपर खिंचाने का होगा और फ्रिक्शन इस साइड आ जाएगा. आप उसे भी केस चेक कर सकते हैं. हमने तो मिनिमम पर चेक किया, आप मैक्सिमम पर भी चेक कीजिएगा, लेकिन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. आज मैं आपको यहीं तक बेसिक और फंडामेंटल फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बताया हूँ. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ वैसे लेवल की बात करता हूँ जहाँ पर आपको मेंस और नीट में बहुत काम आएगा, जिसको मैं लेवल 2 में कैटेगराइज कर दूंगा और लेवल 3 की प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, जिसे IIT मेंस एडवांस दोनों में ही काम आपके लिए आते रहेंगे. तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, वॉच करते रहिए और अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिए अगर आपको ये पसंद आता है. थैंक यू वेरी